शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के न्यूज़पेपर के हम एडिटोरियल वाले हिस्से के साथ में। आज हम चर्चा करने वाले हैं उस इनफॉर्मल सेक्टर के बारे में जिस सेक्टर का बहुत बड़ा योगदान है हमारे देश में प्लास्टिक पॉल्यूशन को कम करने को लेकर के। ये जो कूड़ा कचरा से प्लास्टिक बीनने वाले लोग हैं, अदर मेटल्स बीनने वाले लोग हैं, इनकी हमारे देश की इकोनॉमी में क्या भूमिका है, कौन कौन से चैलेंजेस को ये लोग फेस कर रहे हैं, इसके बारे में ये आर्टिकल लिखा गया है। तो 250 शब्दों में जो हमें निबंध लिखना है उसके लिए जो लाइन रहेंगी वो है, देखिए, वेस्ट वैल्यू चेन इकोसिस्टम में ये की रोल अदा करते हैं। इसके बावजूद भी ये जो वेस्ट पिकर्स हैं वो फेस करते हैं सिस्टमेटिक मार्जिनलाइजेशन। सिस्टमेटिक मार्जिनलाइजेशन का मतलब ये है सरकार जो तंत्र बनाई है, सरकारी जो सिस्टम चल रहा है उससे भी इनको समस्या पैदा हो रही है। इसके चलते चलते ये लोग हाशिए पर चले जाते हैं। ये लोग बहुत सारे हेल्थ से रिलेटेड हैजार्ड्स को फेस कर रहे हैं एंड इनको लीगल तरीके से सरकार प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही है। देखा जाए तो इनकी कोई गिनती ही नहीं है, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, कैसे जीवन यापन कर रहे हैं, कौन कौन से खतरे को ये फेस कर रहे हैं। तो 1 मार्च को हम इंटरनेशनल वेस्ट पिकर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। क्यों सेलिब्रेट करते हैं? कोलंबिया में 1992 में बहुत सारे जो वेस्ट पिकर्स थे इन लोगों का मर्डर कर दिया गया था। उन्हीं लोगों को हम श्रद्धांजलि देते हैं, होमेज प्रोवाइड करते हैं उन फेलोस पिकर्स का। मतलब कुल मिलाकर के देखा जाए तो नॉर्मली जो श्रद्धांजलि देते होंगे ना, ये कूड़ा कचरा बीनने वाले लोग ही देते होंगे अपने साथियों को। कुल मिलाकर के यहाँ पर ये बताया जाता है। तो इनके महत्व को हमें समझना पड़ेगा। देखिए, तो जो इनफॉर्मल्स वेस्ट पिकर्स की जो दुनिया है, जिनको आप हमेशा से ही भूलते चले आ रहे हैं, इनका कोई ख्याल ही नहीं करता है, ये मार्जिनलाइज्ड वर्कर हैं। एंड हमारा जो वैल्यू चेन है इकोसिस्टम का, इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण इनकी भूमिका रहती है। साथ ही साथ ये हमारे लिए अपरिहार्य हैं, लेकिन इनको कोई देख नहीं पाता है, इनकी भूमिका को कोई नहीं देख पाता है वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम में इंडिया में। एंड इस चीज़ को हमें समझने की ज़रूरत है। इसके बाद हम देख सकते हैं कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने परिभाषित किया है कि कौन लोगों को हम इस कैटेगरी में रख सकते हैं। तो जो इनफॉर्मल सेक्टर है वेस्ट मैनेजमेंट का, वेस्ट कूड़ा कचरा जो मैनेजमेंट कर रहे हैं ये लोग, उसका इनफॉर्मल सेक्टर के अंतर्गत कौन कौन लोग आएंगे। तो एज ए इंडिविजुअल और स्मॉल एंड माइक्रो इंटरप्राइजेस भी इसमें आ सकती हैं। कोई एक व्यक्ति या फिर जो छोटे मोटे उद्योग हैं ना, उनको भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। दैट इंटरवेन इन वेस्ट मैनेजमेंट, ये लोग क्या है, वेस्ट मैनेजमेंट में लगे हुए हैं, इन्होंने इनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है एंड विथआउट बीइंग फॉर्मली चार्ज विथ प्रोवाइडिंग वेस्ट मैनेजमेंट सर्विस। एंड ये लोग काम करते हैं लेकिन इसके लिए कोई सर्विस नहीं ले रहे हैं। तो इस सेक्टर को हम बोलते हैं वेस्ट मैनेजमेंट वाला इनफॉर्मल सेक्टर। अब यदि हम देखें ना कि ये लोग क्या काम करते हैं, तो ये जो वर्कर्स हैं ना, प्राथमिक तौर पर रिसाइकेबल वेस्टेज को पिकअप करेंगे, इकट्ठा करेंगे। मतलब ये ऐसी चीज़ को उठा रहे हैं कूड़े कचरे के ढेर में से जिसको रिसाइकिल किया जा सके, और इसी से इनको कमाई हो रही है। लेकिन इस काम में इनके हेल्थ के ऊपर बहुत सारा असर, बुरा असर पड़ता है, और इसके लिए फिर चाहिए इनको इलाज कराने के लिए पैसा, सुविधाएं, हर चीज़। एक तो घंटों तक ये काम करते रहते हैं, तब जाकर के दिन भर में इनकी थोड़ी बहुत कमाई हो पाती है। तो ये जो वर्कर्स रहते हैं प्राइमरी तौर पर रिसाइकेबल वेस्टेज को कलेक्ट करने का काम करते हैं, और ये एक क्रिटिकल रोल अदा करते हैं वेस्ट मैनेजमेंट में एंड रिसोर्स एफिशिएंसी में।
ये लोग कलेक्ट करते हैं, सॉर्ट करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, एंड कभी कभी ये लोग क्या काम करने का काम करते हैं, ये जो हमारे देश की इकोनॉमी है ना, देश की इकोनॉमी में फिर से इन चीज़ों को हो सकता है यूज़ में ला लिया जाए, साफ करके इनको खूबसूरत बना करके, पेंटिंग करके, कहीं सजावटी वस्तुएं लगा दिए, कहीं कोई इनके पास में जा रहा है सेकेंड हैंड चीज़ें खरीदने के लिए, तो इस प्रकार से हमारी जो देश की इकोनॉमी है ना, इसको फिर से वो चालू करने का काम करते हैं। लेकिन ये लोगों को हमेशा दरकिनार कर दिया जाता है, इनको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है, सरकार इनको मान्यता नहीं देती है, ना ही इनका कोई रिप्रेजेंटेशन है संसद में, विधानसभा में। एंड इसी के चलते चलते आप देखेंगे इनको कोई सोशल सिक्योरिटी स्कीम का फ़ायदा नहीं मिल रहा है, लीगल प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क के अंतर्गत इनको नहीं रखा गया है। अब हम बात करते हैं हमारे पास में क्या क्या डेटा अवेलेबल है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की रिपोर्ट में पता चला है कि जो इनफॉर्मल वेस्ट इकोनॉमी है, अर्बन पॉपुलेशन का पूरी दुनिया भर में 0.5 से लेकर के 2% है। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया है भाई कि देखिए, पूरी दुनिया में यदि 100 लोग रह रहे हैं तो इसमें से 2 लोग ऐसे हैं जो कि वेस्ट पिकिंग का काम कर रहे हैं, जो इनफॉर्मल सेक्टर है, कूड़ा कचरा उठाने वाला, उस क्षेत्र में ये लोग काम कर रहे हैं। इनमें बहुत सारी महिलाएं हैं, बच्चे हैं, कुछ वृद्ध लोग भी हैं, ठीक है, जो कि ज़्यादातर कैसे रहते हैं, डिसेबल्ड रहते हैं, मतलब विकलांग लोग भी ये काम करने का काम करते हैं। साथ ही साथ बोला जा रहा है कि जो शहर में गरीब रहते हैं उनमें से भी सबसे ज़्यादा गरीब लोग ये काम करते हैं। ये लोग वायलेंस को फेस करते हैं, सेक्सुअल हरासमेंट को ये लोग फेस करते हैं, जो कि हम लोगों को बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। तीसरे नंबर में पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे की रिपोर्ट यदि हम देखें 2017-18 की, जो कि इंडिकेट करती है कि देखिए लगभग 1.5 मिलियन वेस्ट पिकर्स इंडिया में अर्बन वर्कफोर्स से आते हैं, विथ 500,000 मिलियन बीइंग वुमेन, उसमें से भी आधी तो महिलाएं हैं। इंडिया का जो अर्बन वर्कफोर्स है उसका 1.5 मिलियन वेस्ट पिकर्स शामिल हैं, एंड बोला जा रहा है कि 1.5 मिलियन में से भी आधी महिलाएं हैं। वहीं यदि हम औसत की बात करें, एवरेज की बात करें, तो जो एक इंडिविजुअल वेस्ट पिकर्स है वो 60 से लेकर के 90 किलो वेस्टेज एक दिन में 10 घंटे में इकट्ठा कर लेता है। लेकिन आप इतना काम कर रहे हैं, 10-10 घंटा इतना वेस्ट मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं, लेकिन आपको जो हजार्डियस कंडीशन है, बिना सेफ्टी इक्विपमेंट के काम करना पड़ता है। ठीक है, कुछ कुछ ऐसे मेटल्स रहते हैं जो हमारी बॉडी के लिए हानिकारक रहते हैं, कुछ गैसें ऐसी रहती हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए हानिकारक हैं, फिर भी वो लोग इस काम में लगे हुए हैं। कौन कौन से रिस्क हैं यदि हम देखें तो देखिए, इनका जो हेल्थ है वो ख़राब हो सकता है, काम इनका इरेगुलर रहता है, इनको उतना ज़्यादा इनकम नहीं आ रही है, इनको हरासमेंट को फेस करना पड़ता है, एंड कास्ट हायरार्की को ये लोग फेस करते हैं। हेल्थ इशू से रिलेटेड आप देख सकते हैं कि डर्मेटोलॉजिकल एंड रेस्पिरेटरी हेल्थ इशू हो सकता है, मतलब इनकी त्वचा में प्रॉब्लम आ सकती है, स्किन में, साथ ही साथ सांस से संबंधित कोई बीमारी हो सकती है। कुल मिलाकर के देखा जाए इनका जो फ्यूचर है वो अनिश्चितता से भरा हुआ है। प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन अब चालू हो गया है म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में। ठीक है, इसका मतलब ये है कि भाई आज के समय में नगर निगम ने प्राइवेट लोगों को ठेका दे दिया है बाय डिज़ाइन। इससे क्या हो जा रहा है, अब ये इन लोगों के बीच में कंपटीशन पैदा हो गया। नगर निगम में ठेका दे दिया है किसी को, तो अब ये जो ठेका वाला है इन लोगों को घुसने नहीं देगा, बोलेगा इधर मत आओ, इधर हमारा चल रहा है। तो इस प्रकार से इन लोगों को इनके काम से दूर कर दिया जा रहा है। 5वें नंबर में यदि हम देखें, अलायंस ऑफ इंडियन वेस्ट स्पीकर्स, शॉर्टकट में AIW 2023 की रिपोर्ट है ये। जो प्राइवेट ठेकेदार है ना, ये एक्सपेंसिव मशीनरी का इस्तेमाल कर रहे हैं, कुल मिलाकर के ये कॉम्पिटिटिव रेट प्रोवाइड कर रहे हैं
वेस्ट जनरेटर्स को, सच एज हाउस होल्ड एंड बिजनेसेस which marginalize informal packers and forces them into hazardous waste picking such as scavenging from dump site. अब जो ठेका ले रहा है नगर निगम से वो बेहतर तरीके से काम कर पा रहा है, ठीक है, और अच्छा खासा कंपटीशन पैदा कर दे रहा है। लेकिन अब इन लोगों को जब काम नहीं मिल रहा है तो ये लोग कहाँ जा रहे हैं, एकदम गंदी गंदी जगह में तक, इनको स्कैवेंजिंग डंप साइट में तक जाते हैं ये लोग और वेस्ट मैनेजमेंट करने का काम करते हैं, वहाँ से अपने ज़रूरत की चीज़ों को निकाल करके बेचते हैं। इससे इनका जो हेल्थ रिस्क है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है एंड यहाँ पर इनकम से इनको कंप्रोमाइज़ करना पड़ जा रहा है एंड इनका जो सोशल स्टेटस है आप देख सकते हैं यहाँ से और भी ज़्यादा लो होते जाता है। मतलब जो प्राइवेट प्लेयर आज के समय में आ रहे हैं एंड म्यूनसिपल नगर निगम के जो अथॉरिटीज़ हैं, अधिकारी लोग हैं ना, डंप की जो साइट है वहाँ पर घेरा लगा करके अपना बैठ जाते हैं एंड इन सब के चलते चलते वहाँ तक ये जो प्लास्टिक को उठाने वाले लोग हैं वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं। ये ऐसी दिक्कत यहाँ पर फेस कर रहे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, सरकार की तरफ से एक इनिशिएटिव लाया गया था जिसको हम बोलते हैं EPR। इसको एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी बोला जाता है। मतलब ऐसा हो गया है कि आज के समय में जो व्यक्ति प्रोड्यूस कर रहा है वही व्यक्ति उस कचरे को हैंडल करेगा। एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करते हैं, एक जो पेन निर्माता कंपनी है, ठीक है, पेन निर्माता कंपनी है, अब एक बार यूज़ करने के बाद पेन ख़राब हो गया, उसकी स्याही ख़त्म हो गई तो वो दोबारा हमारे किसी काम का नहीं आ जाता। आजकल जो 2-3 रुपए वाले पेन मिल रहे हैं, तो जो पेन बनाने वाली कंपनी है अब उसी के ऊपर ये जिम्मेदारी हो गई है कि उस वेस्ट को आप खुद ही मैनेजमेंट करेंगे। अब यहाँ पर वो लोगों का क्या होगा जो कि उस प्लास्टिक के पेन को बीनते हैं, कलेक्ट करते हैं, उसको बेचते हैं और अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, वो लोग तो इस चीज़ से बाहर हो गए। इसलिए भी राइटर का कहना है कि यहाँ पर भी ये लोग नियम कानून के माध्यम से प्रभावित हो रहे हैं, सिस्टमेटिक तरीके से सिस्टम के माध्यम से लोग प्रभावित हो रहे हैं। सरकार ने सोची थी कि हम प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम को थोड़ा सा इन्हेंस करने का काम करेंगे एंड बोला जा रहा है इसके माध्यम से जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रही थी वेस्ट मैनेजमेंट की उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया था म्यूनसिपल अथॉरिटीज़ से। अब नगर पालिका, नगर निगम कूड़ा कचरा को मैनेजमेंट नहीं करेगी, ये सीधे सीधे कमर्शियल वेस्ट प्रोड्यूसर को अकाउंटेबल बनाता है ये कानून। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे जो सोशल इंक्लूजन है फॉर वेस्ट पिकर्स एंड अदर इनफॉर्मल्स ग्रास रूट एक्टर्स, तो कुल मिलाकर के यहाँ पर एक पोटेंशियल पैदा हो जाता है कि भाई जो वेस्ट पिकर्स हैं उनके लिए हम सोशल इंक्लूजन का काम करें, साथ ही साथ में अदर जो इनफॉर्मल वर्कर हैं, ग्रास रूट एक्टर्स हैं, उन लोगों को भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए था। यदि हम बात करें वुमेन इन इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत कुछ कुछ चीज़ें निकल कर के सामने आई हैं जिसमें बोला जा रहा है ग्लोबलाइजिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। EPRA जो सरकार स्कीम लेकर के आई थी, इसने क्या काम कर दी है, जो वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है इसको इनफॉर्मल सेक्टर से दूर कर दी है। साथ ही साथ में इनफॉर्मल वेस्ट पिकर्स लोग हैं ना, लार्जली इनका डिस्प्लेसमेंट हमको देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ AIW ने ऑब्जर्वेशन किया है कि EPR गाइडलाइन इंडिया में जो आइडेंटिफाई किए गए हैं बहुत सारे स्टेक होल्डर, EPR कहता है कि इसमें बहुत सारे लोग शामिल हैं, जैसे कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, प्रोड्यूसर है, ब्रांड ऑनर है, इंडस्ट्री एसोसिएशन, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑफ कोर्स सिटीजन देमसेल्व्स। लेकिन यहाँ पर कौन लोग बाहर हो गए हैं, वेस्ट पिकर्स। हालांकि जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 आया था जिसमें अनिवार्य कर दिया है कि आप वेस्ट पिकर्स का इंक्लूज़न करिए म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम में,
लेकिन अभी तक उनको जो है प्रायोरिटी के तौर पर शामिल नहीं किया जाता है। ईपीआर की जो गाइडलाइन 2022 में पब्लिश किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, तो इसमें क्या होता है, इन्होंने क्या काम कर दिया है, रोल ऑफ इनफॉर्मल वेस्ट पिकर्स को इग्नोर कर दिया है कि ये लोग वेस्ट का मैनेजमेंट करते हैं, रिसाइकलिंग करने का काम करते हैं। यदि हम वर्ल्ड लेवल पर बात करें ना, तो देखिए ग्लोबली जो वेस्ट पिकर्स लोग हैं वो कलेक्ट करते हैं, रिकवर करते हैं 60% तक प्लास्टिक के कचरे को। इसके बाद इस कचरे को रिसाइकिल किया जाता है। ये डाटा प्रस्तुत किया गया है 2022 का वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिपोर्ट के माध्यम से। कुल मिलाकर के सस्टेनेबल रिसाइकलिंग में इनका क्रूशियल रोल है। इनका जो काम है बहुत ही ज़्यादा इनको वैल्यू नहीं दी जाती है, एंड कुल मिलाकर के अच्छी खासी लाइफ तक ये लोग जी नहीं पाते हैं, इसके लिए स्ट्रगल करते रहते हैं। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड प्यू रिपोर्ट की बात करें, जिसमें बोला गया है कि केवल और केवल 2016 में इनफॉर्मल वेस्ट पिकर्स ने कलेक्ट किया था 27 मिलियन मीट्रिक टन प्लास्टिक वेस्टेज को। कुल मिलाकर के जितना भी रिसाइकलिंग हम कर पा रहे हैं उसका 60% हिस्सा तो ये लोग ही क्या कर देते हैं, प्लास्टिक को कूड़े कचरे से निकालने का काम कर देते हैं। इससे क्या होता है, ये जो प्लास्टिक है लैंडफिल में नहीं जाता है, समुद्र तक नहीं पहुंच पाता है, तो ये काम कौन करते हैं, हमारे प्लास्टिक पिकर्स लोग ही करते हैं। लेकिन कहीं पर प्लास्टिक जलाया जा रहा है, जहरीली गैस जलने से निकल रही है, एंड ये कंज्यूम करते हैं दूषित पानी को, दूषित हवा इनके सांस के माध्यम से माइक्रोप्लास्टिक इनकी बॉडी में एंटर कर जाता है। इसके बाद हम चलते हैं न्यूज़ वाले हिस्से की तरफ और देखते हैं पहली जो न्यूज़ आई है वो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमएलए से रिलेटेड है। मतलब यहाँ पर हम जो विधायक के सदस्य हैं, मतलब विधानसभा के जो सदस्य हैं विधायक, उनको किस प्रकार से डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, इसके ऊपर ये आर्टिकल छापा गया है। अभी हाल फिलहाल में देखा जाए ना, एमएलए को डिस्क्वालीफाई करना है तो उसके कुछ कुछ रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि आप बीजेपी से अपना खुद ब खुद रेजिग्नेशन दे रहे हैं। सेकंड नंबर में क्या है, आप बीजेपी की पार्टी से हैं और जब कभी किसी मुद्दे के ऊपर वोटिंग चल रही है तो आपने अपनी पार्टी के खिलाफ में वोट दे दिया है, आपने कांग्रेस के पक्ष में वोट डाल दिया है। तो यदि आप विधानसभा में ऐसा काम करते हैं तो इसका मतलब ये है आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। एक और जो रीज़न हो सकता है कि आप दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं एज ए इंडिपेंडेंट मेंबर के तौर पर, तो भी आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। या फिर गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में आप इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, गवर्नमेंट के काम आप करने लग जा रहे हैं, सर्विसेज करने लग जा रहे हैं, तो वहाँ पर भी आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। यदि देखा जाए ना, गवर्नमेंट में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है गवर्नर। गवर्नर ही डिसाइड करता है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमएलए को, ठीक, फॉर मैटर अदर देन दोस इन द 10th शेड्यूल। 10th शेड्यूल्स के अलावा यदि कोई मैटर है तो उसको हैंडल कौन करता है, गवर्नमेंट में गवर्नर हैंडल करने का काम करता है। साथ ही साथ में यदि कोई व्यक्ति ने कोई अपराध किया है, एटलीस्ट 2 साल की यदि जेल की सज़ा आपको सुनाई जाती है तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है फ्रॉम द डेट ऑफ कन्विक्शन फॉर ए फर्दर 6 ईयर आफ्टर रिलीज। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पर ये यहाँ पर आपको सज़ा सुनाई गई है आज से लेकर के ये जो 2 साल हैं, इसके बाद यहाँ से आगे के 6 साल तक आप चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इस प्रकार का भी डिस्क्वालिफिकेशन का सिस्टम चलता है हमारे संविधान में, यदि आप कोई ऐसा ऑफेंस करते हैं जिसमें 2 साल की सज़ा सुनाई गई है। इसके बाद अगली जो न्यूज़ डिस्कस करने वाले हैं ये जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। शॉर्टकट में इसको जेडएसआई बोला जाता है। तो ये क्या है ना, पर्यावरण और वन मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट के अंतर्गत ये काम करती है। इसकी स्थापना सन
1916 में हमारे देश की जो जीव विविधता है, इसके लिए हम थोड़ा सा रिसर्च करें, ज्ञान का हमारा डेवलपमेंट हो, इसके लिए हम एक अग्रणी संसाधनों के सर्वे और रिसर्च के लिए एक नेशनल सेंटर के रूप में इसको हमने स्थापित करे थे कि भाई जीव जंतुओं के बारे में हम ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी उठा सकें। इसका मुख्यालय कलकत्ता में बनाया गया था और देश के अलग अलग जगह पर 16 क्षेत्रीय स्टेशन इसके बनाए गए हैं। न्यूज़ की यदि हम बात करें तो हाल फिलहाल में देखा जाए ना, एक नए समुद्री जीव की खोज की गई है एंड इनका जो नाम है शायद राष्ट्रपति के नाम पर नामकरण इनका किया गया है, इस जीव का किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं प्रेसिडेंट मुर्मू के नाम से इनका नामकरण किया गया है। ये पिक्चर है इसकी, देख सकते हैं आप किस प्रकार से ये दिखाई देता है। तो इसकी जो प्राप्ति हुई है, वेस्ट बंगाल का जो कोस्ट है, समुद्री किनारा है दीघा, दीघा नामक जगह से ये हमको प्राप्त हुआ है। एंड उदयपुर ऑन द उड़ीसा कोस्ट, रिसर्चर सेड उड़ीसा और वेस्ट बंगाल दो जगह से हमको इनकी प्राप्ति हुई है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने नामकरण किया है एक नई समुद्री प्रजाति का, हेड सील्ड सी स्लग नाम इसका रखा गया है। एंड विथ रूबी रेड स्पॉट विच वाज डिस्कवर्ड फ्रॉम वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा कोस्ट आफ्टर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू। बोला जा रहा है ये जो हमको चीज़ मिली है ये मेलानोचेल्मिस जीनस, क्या नाम रखा गया है, मेलानोक्लेमिस जीनस से बिलोंग करती है एंड डिस्कवर किया गया है उड़ीसा फ्रॉम दीघा, ये वेस्ट बंगाल कोस्ट से है, एंड उदयपुर उड़ीसा के कोस्ट से इसको पाया गया है। इसके बाद हम देखने वाले हैं इंडिया में लेपर्ड की जो जनसंख्या है किस प्रकार से इंक्रीज़ हो रही है, कौन कौन से खतरों को वो फेस कर रहे हैं, इसके ऊपर एक रिपोर्ट आई है। इंडिया के जो लेपर्ड की पॉपुलेशन है ये हो गई है 13,874 और मध्य प्रदेश इस मामले में टॉप में रहा है। फॉरेस्ट सर्वेयर लोगों ने कवर किया था 6.5 लाख किलोमीटर एरिया को एंड 20 स्टेट इसमें शामिल किए गए थे। मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट सबसे बड़ा रीज़न माना जा रहा है जिसके चलते चलते जो बिग कैट पॉपुलेशन है वो 20% डिक्लाइन होती हमको दिखाई दी है। तो ये देख सकते हैं तेंदुआ है। तो इसका जो मेन रीज़न बताया जा रहा है कि इनकी संख्या आखिर कम क्यों हो रही है, तो उसका एक ही रीज़न है कि इंसान और जानवरों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। और वो उसका रीज़न ऐसा क्यों है, क्योंकि इनका जो प्राकृतिक आवास है ना उसको हम कम कर दिए हैं, जंगलों को काट करके वहाँ खेती कर रहे हैं, खदानें हो रही हैं, टावर लग रहे हैं, बिजली के तार लेके जाना है, दुनिया भर के काम हम जब कर रहे हैं तो इनका जो प्राकृतिक आवास है वो सिकुड़ते जा रहा है। जहाँ पर जानवर रहते थे वहाँ इंसान रहने लगे हैं, इसलिए अब जो जानवर हैं वो इंसानों के एरिया में एंटर करना चालू कर दिए हैं। इंडिया की जो लेपर्ड की नंबर है 8% की वृद्धि देखने को मिली है। पहले इनकी संख्या थी 12,852 2018 में, अब ये बढ़कर के 13,874 हो गई है 2022 में, ऐसा कहना है एक रिपोर्ट का। ये पब्लिश किया गया था एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा। हाईएस्ट नंबर ऑफ लेपर्ड कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में 3,907 एंड ओनली 3 अदर स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर 1,000 से भी ज़्यादा पॉपुलेशन है, जैसे कि महाराष्ट्र में 1985, कर्नाटक में 1989 एंड तमिलनाडु में 1,070 है। उत्तराखंड में इनकी संख्या 22% घट गई है। इसका रीज़न है कि यहाँ पर अवैध रूप से शिकार हो रहा है, इंसानों ने इनको मार दिया है। अरुणाचल प्रदेश, असम एंड वेस्ट बंगाल में 150% राइस देखने को मिला है हमको, कुछ कुछ राज्य ऐसे हैं।